हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक सोलर सेक्टर में एक और कंपनी है उसकी बात करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करी थी और उस वीडियो में आपको बताया था कि सोलार में भी अगर मोटा माटी देखा जाए तो हम दो अलग अलग तरीके से किसी कंपनी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक कंपनी होती है जो सोलार सेल बनाती है, फिर उसको मतलब पूरा प्रोसेस जो उसका सप्लाई चेन होता है, पॉलीसिलिकॉन से लेके इंगॉट से लेके उसको वेफर में काटती है, फिर उसके पैनल्स बनाती है, फिर उसको सीरीज़ में जोड़ के मॉड्यूल बनाती है। बेसिकली जो एक प्रोडक्ट होता है जिससे हम थ्रू सनरेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरी कंपनीज होती हैं कि आप सोलार तो आपने बना दिया, सोलार मॉड्यूल आपने बना दिया, पूरा प्रोडक्ट आपने बना दिया, लेकिन कोई बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, कोई भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट है आपका, या कोई भी यूटिलिटी आपकी है जो यूजुअली थर्मल से या कोल से या हाइड्रो से या न्यूक्लियर से पावर जनरेट करती थी, वहाँ से पावर खरीदती थी और आगे डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब वो क्या करेगी कि यार अपना ही सोलार प्लांट बैठा दिया, या किसी कंपनी को बोला, केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी को बोला कि आप मेरे लिए सोलार प्लांट बिठाओ, लैंड आपकी, ज़मीन आपका, आपका मॉड्यूल्स आपके, खर्चा आपका, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपसे बस मैं पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू बिजली खरीदूंगा, इलेक्ट्रिसिटी खरीदूंगा। तो एक हो गई केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी जो अपने हिसाब से ईपीसी का काम करती है, सोलार ईपीसी का इंजीनियर करती है, प्रोक्यूर करती है रॉ मटेरियल्स और पूरा सोलार प्लांट को कंस्ट्रक्ट करती है। दो अलग अलग कंपनीज हैं। ओवरलैपिंग हो सकता है कहीं कहीं पे, बिकॉज वारी एनर्जीज भी थोड़ा बहुत ये काम अब सोच रही है करने का, इसने कुछ खर्चा किया है, उसको भी आगे हम समझेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये दिमाग में ध्यान रखना है कि दो अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं सोलार में। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ईपीसी का काम करती है। वारी एनर्जीज जो है, इसको आप वारी रिन्यूएबल से कंफ्यूज मत करना। दोनों कंपनीज बहुत फेमस हैं, दोनों का नाम है, लेकिन जो वारी एनर्जीज है वो सोलार सेल बनाएगी। अभी उसने शुरू कर दिया ऑलमोस्ट बनाना, दिसंबर से वो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अभी टेस्ट रन चल रहे हैं उसके सेल के, और मॉड्यूल की कैपेसिटी इसकी अच्छी है। ठीक है, मॉड्यूल की कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन ये काम ईपीसी का नहीं करती। ईपीसी का काम कौन करता है? इसी की ग्रुप कंपनी है, अंदर वारी के ग्रुप की कंपनी है वारी रिन्यूएबल्स। तो यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कभी और करेंगे उसको डिस्कस। उसका काम है सोलार ईपीसी का, जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी का काम था। तो हम वारी एनर्जीज को, आई होप ये जो बैकग्राउंड है ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको समझ आएगा कि सोलार में चल क्या रहा है, पूरी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अगेन लंबा फॉर्मेट का वीडियो होने वाला है, बट आई कैन गारंटी यू कि अगर ये 30 मिनट्स आप देखेंगे तो आपको एटलीस्ट वारी एनर्जीज को कहीं और वीडियोस देखने की और जगह टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत फालतू चैनल्स खुल चुके हैं यूट्यूब में जो बस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को एकदम रट्टा मार के आपके सामने वो फैक्ट्स दे देते हैं जो आपको भी पता है, बिकॉज यू आर नॉट ब्लाइंड, आप भी वो सब फैक्ट देख सकते हो। कोई इंसाइट्स नहीं दे रहा है आप लोगों को, तो मेरे को लगा 30 मिनट में वो सब आपको, ऑब्वियसली इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। पहले आप इसका बिजनेस मॉडल देखें। बिजनेस मॉडल ये क्या करती है? ठीक है, अब अपने स्क्रीन पे आपको तीन चीज़ें दिख रही होंगी कि ये करती क्या है। इसके प्रोडक्ट्स भी हैं, इसकी सर्विसेज भी हैं। तो जैसे सोलार पीवी मॉड्यूल में आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट्स अक्रॉस टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम, पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कौन कौन से हैं? मोनोफेशियल है। मोनोफेशियल मतलब सिंपल, बहुत ही बेसिक, मतलब एक साइड मोनोफेशियल, एक तरफ उसका जो फोटॉन्स आएंगे, सनरेज आएगी, वो एक तरफ से अपने आप को एब्जॉर्ब करेगी और उसको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी। तो वो मोनोफेशियल, एक ही साइड। बाईफेशियल मतलब वो ऊपर से भी रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब करेगा सनरेज, और पीछे की साइड से जो साइड और इधर उधर से जो सनरेज चली जाती हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है मोनोफेशियल में, वो वापस ज़मीन से टकरा के या किसी भी चीज़ से टकरा के ये आपका सेल है। ये मोनोफेशियल अगर होता तो जितनी भी सनरेज हैं वो इस एरिया में जितनी पड़ती है, जो आपका सरफेस एरिया जिसे हम सतह का क्षेत्रफल भी कहेंगे, जितनी सनरेज यहाँ पे पड़ेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बाईफेशियल में पीछे की साइड से भी एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से तो करेगा ही, लेकिन जो टकरा के वापस सनरेज रिफ्लेक्ट होके आएंगी उनको भी एब्जॉर्ब करेगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। सोलर इंडस्ट्री में जो ये पैनल्स बनाती हैं, इनका आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। इनफैक्ट अगर मैनेजमेंट की मैं बताऊँ, या और भी डिफरेंट मैनेजमेंट्स को जो मैंने सुना है, उनका सब यही कहना है कि 3 से 4 साल में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट होती रहती है। मतलब आज अगर
आपका लेट्स से हेटेरोजंक्शन सोलर बहुत चल रहा है, लेट्स अज्यूम, जिसमें अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से मिलके जो बनता है, जिसे हम हाइब्रिड सोलर भी कहते हैं। तो वो अगर चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आज से 3 साल बाद वही चले, ऐसा कोई और सोलर आ जाएगा जो उससे भी ज़्यादा 20% एफिशिएंट होगा। कोई सोलर की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी सोलर पैनल्स की। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हर 3 साल में टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होती रहती है सोलर इंडस्ट्री में। तो ये क्या क्या बनाते हैं, मोनोफेशियल मैंने बताया, बाईफेशियल मैंने बता दिया, बीआईपीवी का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेक्स। ये आपके बिल्डिंग में ही लगे रहते हैं ताकि आपका इजीली जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। फ्लेक्सिबल, जहाँ पे आपका एरिया का कोई रिक्वायरमेंट, बहुत आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको स्क्वायर वाले नहीं जम रहे हैं, तो आपका फ्लेक्सिबल उसमें यूज़ हो जाएगा। टॉपकॉन क्या होता है, टॉपकॉन आपका बेसिक ये और नए आए हैं टॉपकॉन की, जो हम कह सकते हैं कि 30 to 35% ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जो टॉपकॉन वाले होते हैं। टनल, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। इसमें एक आप ये समझ सकते हैं कि टनल ऑक्साइड की लेयर होती है। आपको क्या समझना है, हर टेक्नोलॉजी में आपको घुसना नहीं है ज़बरदस्ती। अगर नहीं समझ आ रही है आपको टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, आपको बस नाम ध्यान रखना है। जैसे टॉपकॉन मैंने बताया, टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। तो इसमें आपको क्या समझना है कि ओके, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी जितना ये नॉर्मल फोटोवोल्टाइक जो आपके सिस्टम्स हैं, पैनल्स हैं, सोलर पैनल, उससे अगर 30% एक्स्ट्रा एनर्जी ये एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ये ज़्यादा डिमांड में होगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। और मोनोपर्क भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं पैसिवेटेड एमिटर रियर सेल, PERC। उसमें भी क्या होता है कि पीछे से अगेन वो एक लेयर लगा दी जाती है ताकि जो आपका एब्जॉर्प्शन है, कोई रिफ्लेक्ट होकर रेज आ रही हैं तो वो पीछे की साइड से भी आपका अगेन पैसिवेटेड एमिटर वाली एक लेयर पीछे से लगती है तो वो पीछे से भी ऑब्जर्व करती है। आपका मेन जो गोल होता है किसी भी सोलर पैनल का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर पाए। हम एक टर्म यूज़ करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसको कहते हैं वॉट पीक। वॉट पीक मतलब क्या होता है कि पीक कैपेसिटी पे अपना ये कितनी वॉट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ऑब्वियसली वॉट पीक तक कोई जा नहीं पाता है कोई भी सोलर। लेट्स से अगर कोई भी एक मॉड्यूल है, उसकी अगर कैपेसिटी है लेट्स से 1 मेगावाट, पूरा प्लांट बिठाया हुआ है, 1 मेगावाट उसका मतलब पीक अगर कैपेसिटी है जनरेट करने की, तो वो नहीं करती है 1 मेगावाट। क्या पता वो 900 सिर्फ 900 वॉट ही कर पाए, 1 मेगावाट वो ना कर पाए। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फुल पे तो कोई नहीं चलता है। ये इट्स सो नेचुरल टू हैव सम लॉस, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हो चाहे कुछ हो, नेचुरल लॉस तो हो ही जाता है, अगर होता ही है। बाकी ये काम दूसरा क्या करती है, ईपीसी एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। ईपीसी का काम मुझे नहीं समझ आता है कि यार वारी को क्यों करना है। अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये वाले तो चलो चीज़ें समझ आती हैं, जैसे ग्राउंड माउंट है, रूफ टॉप है, फ्लोटिंग सोलार है। जैसे मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यार अभी अपनी बालकनी में या फिर अगर मेरे पास छत का एक्सेस है, रूफ़ का एक्सेस है, तो मैं अपने रूफ़ पे अच्छा खासा सोलर लगा दूँ। मैं अगर मेरा छोटा घर भी है, मैं लेट्स से मैं सोसाइटी में नहीं रहता हूँ, रेजिडेंशियल बड़ी बड़ी बिल्डिंग में नहीं रहता हूँ, मेरा अपना घर है, तो मैं अपनी पूरी छत पे सोलर बिठा सकता हूँ। तो मैं वारी के पास जाऊँगा और ये काम तो मुझे फिर भी ठीक लगता है। लेकिन इस बार एक अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बोला हम आईपीपी में भी जा सकते हैं। तो आईपीपी में अगर आपको जाना ही है तो फिर आपकी ग्रुप कंपनी क्या करेगी, जो वारी रिन्यूएबल्स है उस पर छोड़ दीजिए ना ये सब। बट ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आपने 600 करोड़ का खर्चा किया लैंड वैंड खरीदने में और कनेक्टिविटी बैठाने में। बिकॉज जहाँ पे भी आपके जो कस्टमर्स हैं वो अगर एनर्जी आपसे प्रोड्यूस करवा रहे हैं सोलार के थ्रू, तो उस एनर्जी को आपको ग्रिड तक भी कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट वॉस्ट आती है। जो चीज़ें मैंने केपीआई वाली वीडियो में बताई थी यहाँ पे भी काफ़ी हद तक वैलिड है, ईपीसी अगर मैं बात करूँ इसके ईपीसी वाले सेगमेंट में। बट अगेन ये चीज़ मुझे इतना सही नहीं लगा कि यार आप वारी रिन्यूएबल्स का क्यों उसके ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं आप। फिर रिटेल सेल्स में आप देखो सोलर स्ट्रीट लाइट, इन्वर्टर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर बैग और सोलर मोबाइल चार्जर्स। अभी ये आई थिंक 370 समथिंग इन्होंने फ्रेंचाइजी बोले या चैनल पार्टनर्स बोले, उनके साथ मिलके स्टोर्स खोले हैं और इनका आगे जाके फोकस है कि पूरी इंडिया में हम अपना ये रिटेल ओरिएंटेड हम जाके, हमको अगर इन्वर्टर लेना है, बिकॉज अगर आप घर पे भी अपना सोलार बैठा रहे हैं तो वो तो डीसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, आपको उसको एक इन्वर्टर चाहिए ही होगा एट एनी कॉस्ट। बिकॉज आपको तो एसी, अपने घर में एसी फिट करना है ना, एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं, एसी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो सोलार से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो डीसी में होगी और उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक इन्वर्टर चाहिए। तो इन्वर्टर भी ये बेचती है, सोलार स्ट्रीट लाइट ये बेचती है जो मैंने आपको बताया।
बाकी ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र आपको समझ आता होगा। आप बहुत जगह ये सुन रहे होंगे आजकल की ग्रीन हाइड्रोजन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लान पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। तो बहुत फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर और आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रोलाइज़र, आपको ग्रीन हाइड्रोजन अगर बनाना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइज़र के अंदर वो सारी रिएक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइज़र के उसमें भी जा रहे हैं। इन्होंने अभी कोई, इनका सिर्फ ये है कि अब इंटरनली ये डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन इनका अभी इन्होंने आके कोई प्लान शेयर नहीं किया है। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज अभी खुद जब मैनेजमेंट ने नहीं कहा, होता क्या है ना, बिकॉज मैं तो आपके साथ अनबायस्ड व्यू शेयर करता हूँ और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बकवास कर रहे हैं मैनेजमेंट, वहाँ पे मैं एकदम बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब थोड़ा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ताकि मेंटेन रहे, बात होती रहे वारी एनर्जीज़ के बारे में, ओ ये भी ग्रीन हाइड्रोजन में आ रही है। तो इसीलिए इन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड दे रखी है। अभी आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एनर्जाइजिंग ग्रोथ, क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे सोलर इंडस्ट्री में, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं इस कंपनी के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जो सबसे पहली चीज़ देखो, मैक्रोज एंड डिमांड ड्राइवर्स। ठीक है, तो मैक्रोज एंड डिमांड ड्राइवर्स में आपको सबसे पहले ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सोलार एनर्जी है वो पर यूनिट अगर उसका कॉस्ट देखा जाए तो वो सबसे कम है। आप ऑयल ले लो, कोल ले लो, गैस ले लो, न्यूक्लियर ले लो, थर्मल ले लो, हाइड्रो ले लो, कोई भी एनर्जी ले लो आप, आपको सबसे सस्ता इस टाइम पे सोलर पड़ रहा है। और आगे जाके ऑब्वियसली जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कोई पहुंच जाता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में कोई टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है तो उसका कॉस्ट गिरता है। और काफ़ी हद तक, काफ़ी पिछले 8 सालों में तो ऑलमोस्ट 80% जो सोलर का कॉस्ट है वो डाउन हो चुका है। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज सोलार उस बहुत अडॉप्ट, लोग काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे अगर सोलार का ये हाल है तो। फिर बाकी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, मैं तो आपसे ये चीज़ बोलूँगा ना, इस कंपनी में अगर इंटरेस्ट किसी का है भी तो उसको इसी चीज़ पर होना चाहिए, चाइना प्लस वन वाली स्ट्रैटेजी में। बिकॉज इंडिया ने क्या है, इंडिया ने अपना एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रखी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रखी है। वरना चाइना से compete करने का मतलब, एक होता है ना नेशनलिज्म वाली बात है, लेकिन यहाँ अगेन अनबाइज्ड व्यू दूंगा, इंडिया के अभी बस का नहीं है, जो भी ये सोलार सेक्टर में काम कर रही हैं कंपनीज, उनके बस का दूर दूर तक नहीं है कैपेसिटी मैच करना, टेक्नोलॉजी मैच करना चाइना से। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, अर्निंग्स कॉल में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो बिज़नेस है काफ़ी डिपेंडेंट है ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ में, और जो ALMM जिसे हम कहते हैं, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये तो खाली मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, वो सेल के लिए भी शुरू होने वाला है। आपको चलो वो चीज़ मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आप ये चीज़ समझो जो मैंने यहाँ पे दिखाया। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनका चेन क्या होता है, सोलार पैनल बनता कैसे है। अगर वो आप समझ गए तो आपको पूरा बिजनेस समझ आ जाएगा और सारी जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं वो सब समझ आएंगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले बनता है पॉलीसिलिकॉन। आपको क्वार्ट्जाइट एक मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज से बनता है, उसको मतलब पत्थर से निकालते हैं, सिलिकॉन वहाँ से निकालते हैं, उसको आर्क फर्नेस में आप प्रोसेस करते हैं और एक सीमेंस प्रोसेस होता है। उसके बाद वो एक प्योर सिलिकॉन जो आपने सिलिका एक्सट्रैक्ट किया है सिलिकॉन, वो एक प्योर सिलिकॉन जिसको हम पॉलीसिलिकॉन कहते हैं, वो पॉलीसिलिकॉन बन जाता है। तो आपको पहला स्टेप यहाँ पे दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, पॉलीसिलिकॉन। दूसरा क्या करते हैं, जब पॉलीसिलिकॉन को ना हम मेल्ट करते हैं और फिर कूल करते हैं थोड़ा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आने के लिए, और जब वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, लेट्स से पॉलीसिलिकॉन पाउडर फॉर्म में था, हमने मेल्ट किया, फिर कूल किया, फिर उसको हमने इंगॉट के फॉर्म में बना दिया, चाहे वो ब्रिक के शेप में हो चाहे सिलिंड्रिकल के कोई शेप में हो। हमने बेसिकली वही मटेरियल को उबाल कह रहा हूँ, मेल्ट करके और कूल करके उसको हमने क्रिस्टलाइज किया। शेप तो आप कोई भी दे दो। फिर उसके बाद क्या होता है, वेफर वाली प्रोसेस होती है, उसको थिन थिन स्लाइसेस में काटा जाता है। तो आपको थर्ड जो दिख रहा होगा वो वेफर है। उसके बाद बनता है सेल। अब सेल क्या होता है, उसको हम टेक्सचरिंग करते हैं सिलिकॉन वेफर्स की, जिससे हम सरफेस एरिया जो होता है वेफर्स का वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपको इससे पहले वाले स्टेप में जहाँ पे इंगॉट और वेफर बनते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बोरॉन ऐड किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेशन आए, जिसको हम पी टाइप कहते हैं। ठीक है, हमने चलो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट रहा हूँ पहले, तो जो नहीं भी हैं उनको आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। पी टाइप इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेशन, पॉजिटिव टाइप इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेशन, नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेशन, जो ये PN टाइप होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोन से, मतलब जो सन से रेज आ रही हैं, फोटॉन्स आते हैं लाइट से, उससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में। तो बोरॉन
मतलब इससे पहले वाला जो स्टेप था वेफर बनाने के टाइम पे यहाँ पे बोरॉन मिलाया जाता है ताकि उसमें पी टाइप एक इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेशन आए। और जब आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे सेल का, तो वहाँ पे फॉस्फोरस मिलाया जाता है ताकि एन टाइप ओरिएंटेशन आए, और जो टॉप लेयर है। और ये पी एन टाइप मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी सेल के लिए, सोलार सेल के लिए या सोलार मॉड्यूल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। उसके बाद सेल में आप कंडक्टर्स लगाते हैं। अगर आप इस फोटो को भी जूम करके देखेंगे ना, तो आपको एक लाइन दिखती है। अगर आप, ये तो खैर गूगल में कोई भी मॉड्यूल का फोटो देखो, वहाँ पे कंडक्टर्स आपको बीच में दिखेंगे, वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेल को आप सीरीज़ में कनेक्ट करें या किसी भी तरीके से कनेक्ट करें, डिपेंडिंग ऑन द पावर रिक्वायरमेंट। बहुत सारे सेल्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मॉड्यूल बनाना है बड़ा, मतलब आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ज़्यादा सेल आपको क्लब करने पड़ेंगे। कम रिक्वायरमेंट का है तो कम सेल्स आपको क्लब करने पड़ेंगे। ये बेसिक मतलब ये तो बेसिक फंडा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल के बाद मॉड्यूल बनता है, तो और मॉड्यूल के बाद ऑफ कोर्स आप उसको माउंट करें या कुछ भी करें, वो आपके ऊपर है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी कि दो तरीके की कंपनीज हैं इंडिया में। अब तो खैर सब सेल में घुस गए। होता क्या है ना, आपको जैसे स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया जो इससे पहले, मॉड्यूल बनाने के लिए आपको बेसिक रॉ मटेरियल क्या चाहिए, सिलिकॉन वगैरह तो चाहिए। लेकिन सिलिकॉन के जब बनाते हैं आप, सिलिकॉन को प्रोसेस करते हैं, मेल्ट करते हैं, इंगॉट्स बनाने के बाद उसको वेफर बना के उसको वेफर्स में आप काटते हैं, 100 करते हैं उसको बेसिकली। तो आपको बेसिक एक रॉ मटेरियल सेल का हो गया। तो इंडिया में अभी सेल की कैपेसिटी है टोटल, अगर मैं सारे को देखूँ, चाहे वो मुंद्रा सोलर हो, अदानी हो, प्रीमियर एनर्जीज हो, टाटा पावर हो, तो जो सेल की कैपेसिटी है वो अभी 7 आप मान के चल सकते हैं, 7 से 8 गीगावाट के बीच में। और जो मॉड्यूल की कैपेसिटी है वो है 70 गीगावाट की। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि सेल यहाँ पे बहुत कम बनते हैं। तो सेल कहाँ से आते हैं? ये आते हैं चाइना से। तो वही चीज़ है ना, चाइना से आप सेल सोर्स कर रहे हैं, सारा का सारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा है मॉड्यूल वगैरह पे। तो जिस दिन एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर हट गया, आई डोंट थिंक वो हटेगा, इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक, बिकॉज पूरा गवर्नमेंट ने पूरा मार्केट बिठाया, सप्लाई चेन में इतनी मदद करी है सारी कंपनीज़ की, इंक्लूडिंग प्रीमियर एनर्जीज़, भारी एनर्जीज़। तो ऐसे डंपिंग तो नहीं हटा सकते हैं वो अचानक। बट आपको जब इस बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट आके कुछ भी कहे कि बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए हमको और ये कमोडिटी वाला प्ले नहीं है। कमोडिटी मतलब कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। अगर कमोडिटी मतलब बेसिकली अगर मैं मॉड्यूल बना पा रहा हूँ सेल के साथ, मतलब मैंने सेल भी मैन्युफैक्चर किया खुद ही से, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। ये खाली पहले मॉड्यूल्स बनाते थे, अभी इनका सेल भी चिकली में जो मैंने बताया सेल का प्लांट भी इनका लाइव होने वाला है। तो जब आप सेल खुद बना रहे हैं, मॉड्यूल खुद बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं आगे जाके, तो यूजुअली माना जाता है कि यार ये तो कमोडिटाइज्ड बिजनेस है ना, कोई भी आके कर सकता है। अब ठीक है, एक दूसरी चीज़ हमें समझ आती है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होती है और आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में। लेकिन यार कोई अगर बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, कोई जैसे टाटाज हो गए, कोई भी हो गया, जिसके पास पैसा है और एक्सपर्टीज़ है, वो कुछ सालों में आके ये खोल देगा। तो ये कमोडिटाइज्ड बिजनेस तो हुआ ना। मैनेजमेंट आके आपके सामने कितना भी रोना धोना मचाए कि ये कमोडिटाइज्ड नहीं है और हम पे हम पे ये जो टैरिफ ड्यूटीज़ हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ALMM का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कि आपको अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या ओपन एक्सेस आप सोलर स्कीम है, मतलब मेरी एक कंपनी है और मेरे को ना, मेरे पास लैंड है, वही लैंड कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को रीन्यूएबल पावर चाहिए, खरीदना मेरे को रीन्यूएबल पावर है। तो मैं जाऊंगा किसी भी कंपनी के पास, KPI के पास या वारी रिन्यूएबल्स के पास, कि भाई तुम्हारा जो प्लांट है जहाँ से सोलार तुम जनरेट करते हो बेचने के लिए बिजली, मैं वहाँ से बिजली खरीदूंगा। तो वो हो गया ओपन एक्सेस। जो मैं IPP जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होते हैं उनसे जो मैं बिजली लूँगा वो हो गई ओपन एक्सेस में। तो जो ओपन एक्सेस में हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम में अगर सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पे जितने भी पैनल्स लगेंगे, सोलार पैनल्स उन प्रोजेक्ट्स में, तो वो उन्हीं मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से खरीदे जाएंगे जिनका नाम इस लिस्ट में है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो इसका मतलब ये है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये नॉन टैरिफ बैरियर है, टैरिफ नहीं लगा इसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक बैरियर ही तो है कोई बाहर की कंपनी के लिए, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट इन द लिस्ट। तो अगर वो लिस्ट में नहीं है तो गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट निकालती है जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है सोलार का,
तो वो कंपनी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी। तो एसेंशियली हुआ तो ये बैरियर ही। दूसरा बैरियर ऑब्वियसली एंटी डंपिंग ड्यूटी का है, 25% का है। आई गेस कोई बाहर से अगर चाइना से कोई मॉड्यूल मैंने इम्पोर्ट कर रहा है तो उसको 25% टैक्स देना एंटी डंपिंग ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो चाइना से इतना इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं हो पा रहा है। अगर वो एंटी डंपिंग ड्यूटी जिस दिन हट गई तो भले ही मैनेजमेंट कुछ भी कहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और बहुत स्ट्रांगली मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ये बिजनेस एकदम ही मतलब खराब हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ये कहाँ सर्वाइव कर पाएगा, चाइना के आगे नहीं कर पाएगा सर्वाइव। तो मैनेजमेंट की मीठी मीठी बातों पे नहीं आना है आपको। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। ये खाली इसीलिए अभी चल रहे हैं बिकॉज एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत हाई है और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं ALLM वाले ये भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को। तो आपको जब भी करो आप इन्वेस्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वोंट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एवर, बिकॉज मेरे को एक रिस्क हमेशा रहेगा कि यार कल को अगर ड्यूटी हट गई तो मतलब वो नींद नहीं आएगी यार। 6 महीने बाद हटी, चलो 1 साल बाद हटी, मेरा होराइजन होता है थोड़ा लंबा। ऑब्वियसली वो मैं देखता रहता हूँ किस हिसाब से कर रही है कंपनी, बट जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ऐसे नहीं यार 1 साल के लिए कह रहा 1 साल तक ठीक लग रहा है करके मैं निकल जाऊँगा, नहीं, वो रिस्क वाली बात हो जाती है। अगले 6 7 8 9 महीने में अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी हट गई तो इस बिज़नेस के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ मैंने बता दी। अभी इसके थोड़ा रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट तो एकदम बकवास था इसका। अगर आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं, चलो रिजल्ट से पहले एक और चीज़ आप देखो। अभी इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है? 13.3 गीगावाट की, लेकिन यहाँ पे कोई सेल कैपेसिटी नहीं है जो आपको प्रेजेंट कैपेसिटी में दिख रहा होगा। और अंडर एग्जीक्यूशन क्या है, आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी अंडर एग्जीक्यूशन में। एक तो 1.6 गीगावाट मॉड्यूल USA में, यहाँ पे सेल नहीं है, मॉड्यूल है। आप बार इसीलिए मैंने आपको पूरा सप्लाई चेन समझाया। आप क्वार्टजाइट से सिलिकॉन निकालते हैं, फिर उससे सेल बनाते हैं। आपको इतना लंबा ज़रूरत नहीं है, बट मैं सब कुछ कवर करता हूँ इसीलिए पूरा सप्लाई कवर किया। जो पूरा एक चेन होता है, वैल्यू चेन, वो कवर किया है। सेल और मॉड्यूल अलग अलग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूल बनाने के लिए आपको सेल तो चाहिए, सोलार सेल तो चाहिए। तो जो कंपनी खुद से ही सेल बना रही है, और मॉड्यूल तो सभी बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेटिव सारी कंपनीज़ की जितनी भी इंडिया में कैपेसिटी है मॉड्यूल की 70 गीगावाट्स है। मतलब काफ़ी कंपनीज़ के पास काफ़ी कैपेसिटीज़ है मॉड्यूल बनाने की, लेकिन सेल बनाने की सिर्फ 7 गीगावाट्स है। और उसमें से 5.4 ये और ऐड करने वाले हैं दिसंबर में। तो आई थिंक 11 हो जाएगी, उसके बाद 11-12 हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अंडर एग्जीक्यूशन इनकी मॉड्यूल की फैसिलिटी है 1.6 गीगावाट की USA में। सेल नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना है। और एक चिकली इंडिया में ही है, वहाँ पे ये 5.4 गीगावाट की सेल की कैपेसिटी बना रहे हैं। तो जब ये सेल की कैपेसिटी बैठा रहे हैं, मतलब दिसंबर से शुरू भी हो जाएगा, तो जब ये खुद ही सेल बनाएंगे, और फिर मॉड्यूल तो ये बनाते ही हैं, तो इनका कॉस्ट बचेगा, क्योंकि इनको अभी सेल बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ रहे हैं इधर उधर कंट्रीज से, तो वो महंगा पड़ता है। जब ये खुद से सेल बनाएंगे तो इनका मानना ये है आगे जाके कि जो हमारा मार्जिन हैं उसमें 2 या 3% का इंप्रूवमेंट आएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो और फ्यूचर कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं 3.4 गीगावाट की मॉड्यूल का USA में, बट ये बहुत दूर है। हाँ, ये इसका खाली अभी प्लान हुआ है, ये 2-3 साल तो मुझे लगता है कि इसमें लगेगा। खाली आप देख सकते हो कि हाँ 6 गीगावाट की इंटीग्रेटेड फैसिलिटी उड़ीसा में खोलेंगे। लास्ट वाला जो फ्यूचर कैपेसिटी वाला जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये तो इनमें बहुत टाइम लगेगा। इंटीग्रेटेड मतलब सेल भी बनाएंगे उसी फैसिलिटी में और मॉड्यूल भी बनाएंगे उसी फैसिलिटी में, तो इनमें बहुत टाइम लगेगा। आपको होप पे नहीं जीना है, दिस इज़ इन्वेस्टिंग। अब साइड में जो ग्राफ है उसको देखो, जो बार ग्राफ है, तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो सबसे पहले नीचे देखो कलर कोडिंग जो इसमें करी हुई है, एग्जिस्टिंग मॉड्यूल कैपेसिटी। अभी इस कंपनी के पास आपको दिख रहा होगा H1 FY25 तक खाली मॉड्यूल की कैपेसिटी है। इनके पास अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, आने वाली है। चिकली में जो मैंने बताया अंडर एग्जीक्यूशन, वो आने वाली है। तो FY25 ख़त्म होते होते जो चल रहा है इनके पास, जो इन्होंने आगे जाके लिखा है, देखो ग्रीन वाला छोटा सा बार ग्राफ बनाया है। 13.3 FY25 में 13.3 गीगावाट की इनके पास मॉड्यूल कैपेसिटी हो जाएगी और 5.4 की सेल कैपेसिटी हो जाएगी, जो FY27 में जाके 21 गीगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी हो जाएगी और सेल कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 11 गीगावाट की। ठीक है, अभी ये तो समझ आ गया। अभी ये समझाऊँ क्या? ये तो मैं समझा चुका हूँ। चलो एक और बात देख लीजिए, पोटेंशियल एंट्री इन एडजेसेंट बिजनेसेस। तो मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोलाइजर बनाएंगे, रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब
वही चीज़ जो मैंने बोली कि बाहर से अगर आपको बिजली किसी से सोर्स करवानी है, तो जब बिजली आप सोर्स करवाएंगे किसी से तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें ये खर्चा कर रहे हैं। 600 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ठीक है। बाकी तीसरा आपको दिख रहा होगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी जाएंगे, वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तो इन्होंने खाली प्लान भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया प्लान। कब ये प्लान शेयर करेंगे, कब उस सेगमेंट में घुसेंगे, तो इट्स अ वेरी फार क्राई, मतलब बहुत दूर की बात है, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो, ठीक है। आप इसकी आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, एकदम मतलब बहुत ही गंदा ही रिजल्ट रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप प्रीमियर एनर्जीज़ का अगर देखेंगे रिजल्ट, तो इससे तो बहुत अच्छा रहा है। और प्रीमियर एनर्जीज़ जितना मुझे लगता है कि वो इसीलिए अच्छा रहा है कि अभी वो डोमेस्टिक में फोकस कर रही है, क्योंकि इसका पिछले साल 60% एक्सपोर्ट हुआ था इसी टाइम, क्वार्टर टू FY24 में 60% यूएसए में एक्सपोर्ट हुआ था। तो जब यूएसए में एक्सपोर्ट होता है तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं, पैसा ज़्यादा कमा पाते हैं। इस बारी क्या हुआ, वो परसेंट 60% जो एक्सपोर्ट था वो 23 पे आ गया, 24 पे आ गया, तो इसीलिए आपका रेवेन्यू भी नहीं बना और मार्जिन में भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट तो नहीं आया। तो टोटल इनकम आप देख रहे हो, वो भी अदर इनकम बढ़ गई, इसीलिए आपका टोटल इनकम 2.95% से बढ़ा है। अदरवाइज तो सिर्फ रेवेन्यू की मैं बात करूँ, ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो सिर्फ 1% से बढ़ा है। बाकी एबिटा की मैं बात करूं तो 14% से बढ़ा है। इसका टॉप लाइन नहीं बढ़ा, लेकिन इसका अगर मैं एबिटा की बात करूं और पैट की बात करूं तो वो बढ़ा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगेन, जब रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो मतलब रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए ना, बेसिक रेवेन्यू तो बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। यह स्लाइड हो गई। अब मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सब आपको बता देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैंने बता दी आपको, आई थिंक साथ साथ मैंने सब कुछ डिस्कस करके चला है। यस, इनकी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है यूएसए में, वो है टेक्सास में, ह्यूस्टन के आसपास। और टेक्सास है रिपब्लिकन स्टेट, जहाँ पे रिपब्लिकन मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पार्टी है। तो मुझे दूसरा चीज़ ये भी लग रहा है ना, रिस्क वाली अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के रिस्क फैक्टर्स में बात करने को बहुत कुछ है। एक तो यही कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के वजह से ये बिज़नेस अच्छा कर रहा है, अगर वो हट गई तो मतलब ये कंपनी का भी हट जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, कोई थीसिस बचेगा नहीं इसमें इन्वेस्ट करने का। तो जब तक है वो रिस्क वाली बात है, दैट्स वाई आई से कि ऐसी कंपनीज़ को आई वोंट टच। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट हैं, जो बने हैं अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, वो जनवरी के आसपास आ जाएंगे ऑफिस में, और फिर उन्होंने अगर कोई एंटी डंपिंग इंडिया पे लगा दी तो फिर तो हो जाएंगे बल्ले बल्ले इस कंपनी के। मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है इस कंपनी को। तो मुझे लगता है अगर आप फ्रेश, ऊपर से पीई कितना हाई है, मतलब 90 के पीई पे आप एक ऐसी कंपनी ले रहे हैं जो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है, मैनेजमेंट आके कुछ भी कहे, बट मुझे लगता है प्योर कमोडिटाइज्ड प्ले है। हो सकता है टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है आपकी, बट इट्स नॉट दैट कि कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, कर सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। तो आप खाली दूसरों के दया पे अभी जी रहे हैं, इसीलिए दैट्स वाई आई से कि आई वुड नेवर टच दिस कंपनी। बट यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने इसको वीडियो बनाया कि वाई आई वुड नेवर टच दिस कंपनी। एंड आई एम नॉट सेइंग द बिजनेस इज बैड और एनीथिंग। हो सकता है 2 साल तक ड्यूटी खत्म ना हो, 2 साल तक बढ़िया करे बिजनेस और कमा के भी देगा, लेकिन वही है ना कि रिस्क क्यों लेना है यार, तो नींद क्यों ख़राब करनी है अपनी। मैनेजमेंट ने बोला है नो इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ रिमूवल, बट हम सबको पता है कि क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा। ओके, रियलाइजेशन भी कम हो रहे हैं, मतलब वही बात हो गई ना कि आप कब तक सर्वाइव करेंगे। रियलाइजेशन आपके कम हो रहे हैं। पिछले साल अगर मैं लास्ट ईयर यूएस की बात करूं, जो यूएसए में मॉड्यूल के प्राइसिंग के रियलाइजेशन थे, तो 28 to 30 सेंट्स मिलते थे वॉट पीक पे, जो मैंने आपको पहले एक मेजरमेंट बताया। वॉट पीक मतलब अपने आइडियल सिचुएशन में एक सोलार प्लांट को कितने वॉट की कैपेसिटी, कितने वॉट की एनर्जी जनरेट करनी है अपनी पीक कैपेसिटी में, तो वो वॉट पीक के नाम से हम बोलते हैं उसको, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो पिछले साल 28 to 30 सेंट्स मिलता था पर वॉट पीक का, वो इस साल गिर के जो रियलाइजेशन है वो 24 सेंट्स पे आ गया है। एवरी ईयर रियलाइजेशन आर कमिंग डाउन, तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। दूसरा, इंडिया में 21 सेंट्स था पहले पिछले साल वॉट पीक का, और अब 17 सेंट्स हो गया वॉट पीक का। तो आपका रियलाइजेशन भी गिर रहा है, आपको ये चीज़ भी देखनी है। मतलब आई मेरे पास थीसिस में कोई बहुत अच्छा सॉलिड पॉइंट नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का। जस्ट यही है कि हाँ, सोलार की डिमांड तो बढ़ेगी, सोलार सेल भी चाहिए लोगों को, सोलार मॉड्यूल भी चाहिए लोगों को। यही चीज़ हो सकती है कि जब तक यू आर डेड श्योर कि आगे 2-3 साल तक
जो ये टैरिफ्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे और डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ मतलब कोई इरेटिक डिसीजन या कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करे, कोई ऐसा वैसा टैरिफ लगा के एंटी डंपिंग इंडिया पे उसने लगा दी, तो कहाँ भेजेगी इसका? अभी अगर इसकी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 20 गीगावाट की है, उसमें से भी 70% जो ऑर्डर बुक है वो यूएसए की है, तो वहाँ कुछ दिक्कत हो गई तो बहुत महंगा पड़ जाएगा इस कंपनी को। ठीक है, यही था इस कंपनी के बारे में। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी, बट आपको सिंस समझाना था मुझे कि ईपीसी का बिजनेस, व्हाई आई प्रिफर सोलार ईपीसी कंपनीज लाइक वारी रिन्यूएबल्स एंड केपीआई ग्रीन एनर्जी इंस्टेड ऑफ कंपनीज लाइक प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज जो प्रोडक्ट बनाती हैं सोलार का, बिकॉज उसमें प्राइसिंग पावर नहीं है। और जो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो सोलार ईपीसी का काम है उसमें फिर भी आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, बिकॉज उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, आपको डिकेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए, सोलार प्लांट कैसे बैठाना है, कहाँ बैठाना है, फिर भी मेरे को सही लगती हैं। बहुत अच्छी तो नहीं होती हैं वो कंपनीज भी, अगेन ईपीसी का काम है इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी तो नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा पी भी शायद उनको ना मिले, लेकिन स्टिल फार 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 बेटर देन दीज कंपनीज फॉर मी एटलीस्ट। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। कुछ डाउट है इस कंपनी के बारे में, कोई भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।